गेट 2025 एक्सेल लाइफ साइंस का पार्ट 2 देख रहे हैं हम लोग बायोकेमिस्ट्री का। और हम लोग कर रहे हैं रिस्पॉन्स शीट को डिस्कस आई फ्लाई के सेफ तरीके से, शॉर्ट, एक्यूरेट, फास्ट और एफिशिएंट। क्वेश्चन नंबर 36 से लेकर के 46 तक ये 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन थे। और क्वेश्चन नंबर 36 जो है वो बोल रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल डज नॉट कंटेन फॉस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड्स। ऑप्शन में दिया गया है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, फ्रक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेट और पायरोफॉस्फेट। देखिए क्वेश्चन नंबर 36 का जो आंसर दिया गया है वो है सी, दैट मीन्स फ्रक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेट। अब हम लोग थोड़ा डिटेल्स ले लेते हैं इसके। जब भी कभी फॉस्फेट्स आपस में जुड़ते हैं तो उनके बीच में बनने वाले बॉन्ड को हम फॉस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड बोलते हैं। लेकिन अगर फॉस्फेट डायरेक्ट कार्बन से जुड़ा हुआ है तो उसे बोलेंगे हम लोग फॉस्फो एस्टर बॉन्ड। तो चलिए ऑप्शन को देख लेते हैं। एडिनोसिन डाइफॉस्फेट की बात करते हैं। इसके पास एक फॉस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड है और यह है अल्फा और बीटा फॉस्फेट के बीच में। एटीपी के पास 2 फॉस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड है, गामा बीटा और बीटा अल्फा के बीच में। फ्रक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेट में हालांकि 2 फॉस्फेट हैं, लेकिन दोनों फॉस्फेट डायरेक्ट कार्बन के साथ जुड़े हुए हैं तो ये फॉस्फेट एस्टर बॉन्ड्स है, एनहाइड्राइड बॉन्ड्स नहीं है। पायरोफॉस्फेट में 2 फॉस्फेट जुड़े होते हैं आपस में और उनके बीच में एक फॉस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड अवेलेबल है। तो फिर जो आंसर बेटा हमारा वो सी था जो कीमत दे रखा है, बिल्कुल ठीक। क्वेश्चन नंबर 37 है, फॉर एन एंजाइम जो फॉलो करता है माइकल्स मेंटन काइनेटिक्स, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर क्या करेगा? इंक्रीज करेगा दोनों को केएम वीमैक्स, डिक्रीज करेगा दोनों को केएम वीमैक्स को, इंक्रीज करेगा केएम को लेकिन वीमैक्स अफेक्ट नहीं होता, और डिक्रीज करेगा केएम को लेकिन वीमैक्स अफेक्ट नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 37 के लिए जो उन्होंने आंसर दे रखा है वो है सी, जहां पे केएम इंक्रीज हो रहा है और वीमैक्स अफेक्ट नहीं हो रहा। देखिए जब हम ग्राफ देखते हैं तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में इनहिबिटर और नॉन इनहिबिटर की लाइनें एक ही पॉइंट से क्रॉस कर रही हैं वेलोसिटी वाली जगह पर, तो वीमैक्स तो चेंज नहीं हो रहा, लेकिन जो केएम है केएम इंक्रीज कर रहा है हमारा, और ये तो इसका आंसर था। तो इसलिए इसका भी आंसर नंबर सी जस्टिफाइड है। अब आती है बात क्वेश्चन नंबर 38 की। फोस्टर रेजोनेंस एनर्जी ट्रांसफर डज नॉट डिपेंड ऑन, जिसे हम लोग फ्रेड भी कहते हैं, रिलेटिव ओरिएंटेशन ऑफ डोनर एंड एक्सेप्टर, फ्लोरेसेंस क्वांटम यील्ड ऑफ एक्सेप्टर, डिस्टेंस बिटवीन डोनर एंड एक्सेप्टर एंड ओवरलैप बिटवीन डोनर एमिशन एंड एक्सेप्टर अब्जॉर्बन स्पेक्ट्रा। अब यहां पे इन्होंने डज नॉट अप्लाई कर रखा था। क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर दे रखा है इन्होंने बी। तो देखिए जब भी हम फ्रेड की बात कर रहे होते हैं तो एक मॉलिक्यूल कहलाएगा जो डोनेट करेगा अपनी एनर्जी को, उस एनर्जी को एक्सेप्टर लेगा और एक अलग वेवलेंथ इमिट करेगा। तो यहां अगर हम हर पॉइंट को बारी बारी गौर करें तो पहला पॉइंट था आपका रिलेटिव ओरिएंटेशन ऑफ डोनर एंड एक्सेप्टर। ये क्रूशियल है फ्रेड के लिए, क्योंकि अल्टीमेटली डायपोल का इंट्रैक्शन होता है जिससे एनर्जी ट्रांसफर होगी। तो स्टेटमेंट नंबर ए तो जरूरी है। फिर फ्लोरेसेंस क्वांटम यील्ड ऑफ एक्सेप्टर, दिस इज नॉट अ डायरेक्ट डिपेंडेंट ऑफ फ्रेड, जबकि हायर क्वांटम यील्ड ऑफ द एक्सेप्टर कैन रिजल्ट इन स्ट्रॉन्गर एक्सेप्टर इमिशन आफ्टर फ्रेड। तो ये डायरेक्टली डिपेंड नहीं करता इसके ऊपर। सी स्टेटमेंट है डिस्टेंस बिटवीन डोनर एंड एक्सेप्टर, ये हाईली डिपेंड करता है, जितना ज्यादा पास में होंगे उतना ही ज्यादा रेजोनेंस देखने को मिलेगा। और डी कह रहा है ओवरलैप बिटवीन डोनर इमिशन एंड एक्सेप्टर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, ये भी बहुत जरूरी है। अगर ओवरलैप नहीं करेंगे तो जो एक्सेप्टर है वो वेवलेंथ कहां से लेगा? तो यहां जो करेक्ट स्टेटमेंट था जो बात के साथ नहीं जा रहा वो है ऑप्शन नंबर बी, फ्लोरेसेंस क्वांटम यील्ड ऑफ एक्सेप्टर, और यही इन्होंने क्वेश्चन में दे भी रखा है। तो की में ये भी आंसर ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 है, फॉस्फोलिपिड वेसिकल को प्रिपेयर किया गया है 50 मिलीमोलर केसीएल में, फिर डाइल्यूट किया गया है वाटर के अंदर। इस इंफॉर्मेशन के ऊपर बेस्ड होकर के पी और क्यू बनाए गए हैं। पी स्टेटमेंट कहता है कि द डाइल्यूटेड वेसिकल्स विल डेवलप मेम्ब्रेन पोटेंशियल, और क्यू कहता है देयर इज अ के पॉजिटिव कंसंट्रेशन डिफरेंस अक्रॉस द वेसिकुलर मेम्ब्रेन। इनमें से कौन सी बात करेक्ट है? भाई देखिए जब आपने वेसिकल बनाई तो उसमें के पॉजिटिव कंसंट्रेशन जैसे उसके बाहर के एनवायरनमेंट में वैसी रह गई, लेकिन अगर हमने डाइल्यूट कर दिया है उसको वाटर में तो फिर क्या होगा? बाहर केएम की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी और अंदर जो अवेलेबल है तो वो एज कंपेयर टू आउटसाइड हाई होगी। तो फिर तो मेम्ब्रेन पोटेंशियल भी जनरेट हो गया और के पॉजिटिव कंसंट्रेशन का डिफरेंस भी देखने को मिला। तो इस केस में दोनों के दोनों स्टेटमेंट पी एंड क्यू ये ट्रू है। 39 क्वेश्चन का जो उन्होंने आंसर दे रखा है सी, तो आप चाहो तो इस क्वेश्चन को चैलेंज कर सकते हो
क्योंकि पॉसिबली इसका आंसर ने गलत दे रखा है। देखिए जो इसका डिस्क्रिप्शन है, जब वेसिकल को डाइल्यूट किया जाएगा पानी में तो कंसंट्रेशन ऑफ KCl आउटसाइड द वेसिकल बिकम सिग्निफिकेंटली लोअर देन द 50 मिलीमोलर KCl इनसाइड। इसकी वजह से कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बन जाएगा दोनों के लिए, K पॉजिटिव C नेगेटिव आयंस के लिए। और आप जानते हैं कि ये फॉस्फोलिपिड की बायलेयर है केवल, और आमतौर पर ये फॉस्फोलिपिड की बायलेयर K पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के लिए परमिएबल नहीं होती। तो अगर थोड़ा बहुत परमिएबल हो भी जाएगी तब भी मेम्ब्रेन पोटेंशियल तो मुझे दिखाई देगा, और साथ में मुझे K पॉजिटिव कंसंट्रेशन का भी वेरिएशन देखने को मिलेगा। तो दोनों ही स्टेटमेंट ट्रू हैं हम लोग के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर 40 है पेप्टाइड बाइंडिंग क्लेफ्ट ऑन MSC1 इज फॉर्म्ड बाय। देखिए MSC1 और MSC2 दो मॉलिक्यूल होते हैं। जहां पेप्टाइड चिपकती है MSC1 में, ये एक ही पेप्टाइड का अल्फा वाली का अल्फा 1 और अल्फा 2 डोमेन है, जबकि MSC2 में ये दो डिफरेंट पेप्टाइड्स हैं, एक है अल्फा 1 और एक है बीटा 1। तो क्वेश्चन इसी को लेकर पूछा गया था। ऑप्शन में है अल्फा 1 अल्फा 2 डोमेन, फिर अल्फा 1 अल्फा 3, अल्फा 1 बीटा 2 माइक्रोग्लोबिन और अल्फा 2 डोमेन और बीटा 2 माइक्रोग्लोबिन। तो माइक्रोग्लोबिन तो वैसे भी इस्तेमाल नहीं आने वाला क्योंकि वो सिर्फ स्ट्रक्चरल सपोर्ट करने के लिए। और क्वेश्चन नंबर 40 का जो आंसर दे रखा है वो ए दे रखा है, जो अभी हमने डायग्राम में देखा अभी, जो ठीक भी है। अब आती है बात क्वेश्चन नंबर 41 की, विच ऑफ द फॉलोइंग पेप्टाइड डू या डज नॉट एब्जॉर्ब अल्ट्रा वायलेट लाइट अबव 250 नैनोमीटर। देखिए 41 क्वेश्चन जो है ये MSQ है, मतलब मल्टीपल ऑप्शन मिलेंगे। इन्होंने C और D दे रखा है इसके आंसर, चेक कर लेते हैं ये क्या कह रहे हैं। देखिए जब भी कभी हम अमीनो एसिड को अल्ट्रा वायलेट लाइट ऑब्जर्व करने वाली बात करते हैं तो उसमें 3 अमीनो एसिड फेनाइल अलेनिन, टायरोसिन और ट्रिप्टोफैन, ये हैं जो 250 से ज़्यादा की वेवलेंथ पर अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा दिखाते हैं। तीनों एरोमेटिक अमीनो एसिड हैं। तो करना यह है कि पेप्टाइड में आपको देखना है कि ये अवेलेबल हैं या नहीं। भाई ट्रिप्टोफैन को आप W कहते हो, टायरोसिन को Y कहते हो और फिनाइल अलेनिन को F कहते हो, जो कि तीनों के तीनों जो हैं 250 नैनोमीटर से ऊपर की वेवलेंथ पर ऑब्जर्व करते हैं। अब यहाँ जो पहली पेप्टाइड है वो है MQRTVWG, तो मुझे यहाँ W दिखाई दे रहा है, तो ये तो ऑब्जर्व करेगा ही। फिर दूसरा है YDEIGVL, तो मुझे यहाँ Y दिखाई दे रहा है, ये भी ऑब्जर्व करेगा। C वाले के अंदर मुझे इन एरोमेटिक में से कोई नहीं दिख रहा, तो ये ऑब्जर्व नहीं करने वाले। और GSQTKRL में भी मुझे कुछ एरोमेटिक अमीनो नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो ये भी ऑब्जर्व नहीं करने वाले। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर है C और D, और यही तो की में दे रखा था, तो इसलिए ये ठीक क्वेश्चन है एज पर द की। अब आती है बात क्वेश्चन नंबर 42 की, इनमें से कौन सा या कौन से पेप्टाइड हार्मोन्स हैं। कैल्सिटोनिन है, ग्लूकागन है, सीरोटोनिन है और थायरोक्सिन है। 42 भी आपका MSQ है और आंसर दे रखे हैं इसके A एंड B। अब देखिए जो हम बात करते हैं कैल्सिटोनिन की, तो अल्टरनेट स्प्लाइसिंग में हमने इसका एग्जाम्पल पढ़ रखा है, प्रोटीन ही है। और सेम ऐसे ही ग्लूकागन भी एक पेप्टाइड हार्मोन है। तो कैल्सिटोनिन पेप्टाइड हार्मोन है, थायराइड ग्लैंड बनाती है। ग्लूकागन ये भी पेप्टाइड हार्मोन है, पैंक्रियास बनाती है ग्लूकोज के लेवल को हाई करने के लिए। सीरोटोनिन जो है ये मोनो अमीन न्यूरोट्रांसमीटर है, ये पेप्टाइड हार्मोन नहीं है, ये अमीनो एसिड ट्रिप्टोफैन का डेरिवेटिव है। थायरोक्सिन जिसे आप T4 भी कहते हो, ये भी टायरोसिन से बना हुआ एक न्यूरोट्रांसमीटर या हार्मोन बोल दीजिए, और ये भी आपका अमीनो एसिड डेरिवेटिव है, प्रोटीन तो नहीं है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है A और B, जो कि आपकी की में भी दिए हुए थे। क्वेश्चन नंबर 43 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज या आर हेट्रोपोलीसैकेराइड्स। और 43 भी आपका MSQ है, मल्टीपल आंसर है A एंड D। यहाँ पे नाम दे रखे हैं कॉन्ड्रोटिन फॉल सल्फेट, और काइटिन है, सेलुलोज और हेपरिन है। भाई ये दोनों तो आपने एनिमल्स में देख ही रखे हैं, गैग्स के नाम से जाने जाते हैं। काइटिन इंसेक्ट के एक्सोस्केलेटन और साथ में जो फंजाई होते हैं उसकी सेल वॉल में, और सेलुलोज प्लांट की सेल वॉल में। तो काइटिन और सेलुलोज तो होमोपॉलीमर है, जबकि हेपरिन या फिर कॉन्ड्रोटिन सल्फेट्स ये आप देखोगे कि ये हेट्रोडाइमर के मल्टीपल रिपीट्स हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए भी जो आंसर दिया गया है की में वो ठीक ही है। अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की, 44। द इक्विलिब्रियम डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिटिक एसिड इज 1.74 इंटू 10⁻⁵ मोलर, और हमें इसका पीके निकालना है। 44 के लिए जो दे रखा है इन्होंने, ये कैलकुलेशन वाला है, 4.7 से 4.8 के बीच में। अब ये सॉल्व कैसे होता है। द पीके इज द नेगेटिव बेस लॉगरिथम ऑफ द एसिडिक कंसंट्रेशन डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka,
और इसको हम लोग सॉल्यूशन की एसिडिटी से मेजर करते हैं। तो पीके का जो फॉर्मूला है वो है -log10 के। कैलकुलेशन में दे रखा है हमें के की वैल्यू 1.74 वो हमने यहाँ रखी, और हम लोग अब log10 के लिए सॉल्व कर रहे हैं। इसको सॉल्व करने पर जो मेरे सामने आंसर निकल के आ रहा है वो है 4.75, जिसे राउंड ऑफ करने पर मुझे 4.8 मिल जाएगा, जो कि इसका आंसर भी था। तो अगेन ये भी सही डिस्क्रिप्शन के साथ है। क्वेश्चन नंबर 45 है, द डीएनए डबल हेलिक्स मेजर 0.34 नैनोमीटर पर बेस पेयर। डायमीटर दिया हुआ न्यूक्लियोसोम का 11 नैनोमीटर, और रेशियो ऑफ रैपिंग डीएनए लेंथ टू न्यूक्लियोसोम डायमीटर इज 4.51। अब मुझे पूछा गया कितना लंबा डीएनए इसके चारों तरफ घूम रहा है। 45 आपका अगेन कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, 46 इसका आंसर होना चाहिए। अब कैलकुलेशन करते हैं। हमें जो गिवन है ये है कि भाई जो रैप करने के डायमीटर जो परसेंटेज है, जो रेशियो है वो है 4.51। डायमीटर दे रखा है 11 नैनोमीटर। तो अगर मुझे लेंथ ऑफ रैप डीएनए निकालनी है तो यह है रेशियो मल्टीप्लाई बाय न्यूक्लियोसोम का डायमीटर, जो कि आंसर आ गया 49.61 नैनोमीटर। अब एक बेस पेयर है 0.34 नैनोमीटर का, तो हमने इसे डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने पर मेरे पास निकल के आ गए हैं 14591 बेस पेयर, जिसे राउंड ऑफ करने पर आपका आंसर आता है 146, और यही तो आपका आंसर भी था। तो ये क्वेश्चन भी सही तरीके से डिफाइन किया गया। क्वेश्चन नंबर 46 है, E. coli is grown exclusively in a medium containing N15 ammonium chloride as the sole nitrogen source. Subsequently, cells को शिफ्ट कर दिया गया है मीडियम में जिसमें N14 है अमोनियम क्लोराइड के रूप में। और अब मुझे मोलर रेशियो ऑफ हाइब्रिड डीएनए टू लाइट डीएनए, हाइब्रिड डीएनए है जिसमें N15 N14 है, और लाइट डीएनए जिसमें N14 N14 है, आफ्टर 4th जनरेशन मुझे बतानी है। 46 कैलकुलेटिव क्वेश्चन है और आंसर है 0.14। तो देखिए कैलकुलेशन कैसे हो रही है इसकी। जब हम एनालाइज कर रहे हैं तो जनरेशन 1 में सारे के सारे डीएनए हाइब्रिड है। भाई ओरिजिनली जो डीएनए था वो N15 लेबल था। जैसे ही N14 मीडियम में डाला तो एक डीएनए का मॉलिक्यूल डिवाइड करके जो 2 बन रहा है, दोनों स्टैंड सेपरेट होने हैं, तो पुराना स्टैंड तो N15 वाला ही है ना, जो नया स्टैंड बनेगा वो N14 का है। तो असल में ये हाइब्रिड से सारे जनरेशन 2 पर 2 हाइब्रिड और 2 प्योर लाइट वाले, जनरेशन 3 पर 2 हाइब्रिड और 6 लाइट वाले, जनरेशन 4 पर 2 हाइब्रिड और 14 लाइट वाले। तो जनरेशन 4 की बात थी ना। तो यहाँ जो रेशियो निकल के आ रही है मेरे पास वो है कि मुझे मोलर रेशियो निकालनी है हाइब्रिड डीएनए टू लाइट डीएनए। तो आप करोगे क्या, नंबर ऑफ हाइब्रिड डीएनए मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ लाइट डीएनए मॉलिक्यूल्स। तो आफ्टर 4th जनरेशन 2 मॉलिक्यूल थे हाइब्रिड और 14 थे आपके लाइट डीएनए। 1/7 की रेशियो है। सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0.14। राउंड ऑफ करोगे 2 डिजिट के लिए तो 0.14, यही आंसर था ना इसका। तो यहां बायोकेमिस्ट्री के सॉल्यूशंस पूरे होते हैं। आई होप इन सॉल्यूशन से आपको आइडिया मिल गया होगा कि भाई क्या गलत था और क्यों गलत था आपका सवाल। और एक क्वेश्चन दिख भी गया आपको जिसे आप चैलेंज कर सकते हैं। iFly के साथ आप भी गेट 2026 BTXL की प्रिपरेशन कर सकते हैं। साथ ही CSIR नेट, गेट, ICMR, CTPG, ARS, सेलेक्ट और गेट बी DBT जैसे एग्जाम भी। iFly के बारे में और जानकारी पाने के लिए गूगल कीजिए #iFlyNetGate और क्लासेस ज्वाइन करने के लिए मुझे व्हाट्सएप कीजिए 9013902981। चलिए फिर हम जल्दी मिलते हैं बॉटनी, जूलॉजी और बाकी बचे हुए पेपर्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।